हेलो एवरीवन। तो आज हमारा नया लेक्चर है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इससे पहले हम आज का टॉपिक शुरू करें, इससे पहले हम पिछले जो लेक्चर हमने लिया था इस चैप्टर का, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जो कि क्लास 9th के फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर है। तो इससे पहले हम एक बार रिविजिट कर लेते हैं कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या क्या देखा था। हमने मेनली बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस देखे थे, उसके एग्जाम्पल्स देखे थे कि किन किन केसेस में हम देख सकते हैं कि बैलेंस्ड फोर्स लगता है, अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है तो क्या होता है। तो अगर आप सबको याद हो, हमने देखा था कि अगर अनबैलेंस्ड फोर्स है तो उस केस में बॉडी का जो मोशन है वो होता है, और अगर हम एक बैलेंस्ड फोर्स लगाए तो उसमें बॉडी का जो स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन है उसमें कोई चेंज नहीं होता, तो नो नेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, जिसकी वजह से मोशन नहीं होता। तो ये बेसिक चीजें हम लोगों ने पिछले टॉपिक पे देखी थी। और अब अगर हम आगे बढ़ें और हम, जैसे कि मैंने कहा था कि हम आगे के लेक्चर्स में मोशन के अलग अलग लॉज डिस्कस करेंगे, तो हम न्यूटन के जो है मोस्टली 3 लॉज होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। आज का ये जो वीडियो है ये फर्स्ट लॉ के ऊपर बेस्ड होगा। तो इससे पहले हम शुरू करें, सबसे पहले इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। कुछ डेली लाइफ का एग्जाम्पल जो हम सब ने नोटिस किया होगा, देखा होगा, उसके बारे में हम पहले समझेंगे। तो जैसे कि हमने कुछ साइंटिस्ट के बारे में भी देखा था कल। एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो, तो उन्होंने मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को बहुत स्टडी किया था और उसमें कुछ अपने कंक्लूजन्स भी दिए थे। तो देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल्स उन्होंने स्टडी किए थे, हम भी एक बार उनको रेफर करते हैं। तो जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक इस तरह का स्ट्रक्चर जिसे हम कहेंगे वेज, एक ऐसा ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर इस तरह का, ऐसे। तो अगर ऐसा एक स्ट्रक्चर है और अगर हम कहें कि यहाँ पे इसके स्टार्टिंग पे, मतलब यहाँ पे अगर मैं एक मार्बल डाल दूं, एक मार्बल, हम कहते हैं कि यहाँ पे एक मार्बल प्लेस्ड है और हमने उसे पकड़ा हुआ है। अच्छा, अब हम सब देख सकते हैं कि ये जो है ये एक इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड मतलब ये सीधा नहीं है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाती जो सीधा होता, यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट, और मैं यहाँ पे एक मार्बल डालती, अगर हम सेम एग्जाम्पल ऐसे लेते, दोनों स्ट्रक्चर्स का फर्क समझते हैं। अगर हम ऐसा कुछ लेते और यहाँ पे हम सीधे इस सीधी चीज में अगर मैं मार्बल डाल देती, तो हम सबका कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि क्या ये अपने आप मूव करता? एक्चुअली हम सब कह सकते हैं कि थोड़ा भले ही आगे पीछे होता है, लेकिन अगर हम कोई एक्चुअल मूवमेंट देखें तो अपने आप तो मार्बल की मूवमेंट नहीं होती। लेकिन अगर हम वहीं यहाँ केस लें, एक ट्रायंगल का शेप है, आप सब देख सकते हैं, अगर इस तरह के किसी शेप में अगर हम मार्बल को डाल दें यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो हम देख सकते हैं कि जो मार्बल है उसका मोशन होगा, वो रेस्ट पे तो नहीं रहेगा। भले ही हमने उसको यहाँ पे पोजीशन रेस्ट पे छोड़ी है, पर वो रेस्ट पे नहीं रहने वाला है। तो क्या होगा, हमारे कॉमन ऑब्जर्वेशन से हम सब बता सकते हैं कि वो नीचे आएगा, नीचे की तरफ आएगा, इट विल रोल डाउन, इस डायरेक्शन में वो नीचे आएगा। और क्या होगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। जाहिर सी बात है, यहाँ पे हमने उसको रेस्ट पे छोड़ा था, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी u क्या थी, 0 थी, हमने उसको 0 पे छोड़ा था। अब वो मोशन शुरू कर रहा है, इसका मतलब है कि उसकी कुछ वेलोसिटी होगी तभी तो मूव कर रहा है वो, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि 0 से तो ज्यादा ही होगी। तो हम कह सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी विद एन इंक्रीजिंग वेलोसिटी क्या होगा, इट विल रोल डाउन टुवर्ड्स द ग्राउंड, नीचे की तरफ। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सबको बेसिक पता भी होगा कि ये जो है, ये जो मोशन हो रहा है, दिस इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एक्चुअल रीजन इसका ये है कि ग्रेविटी जो है इस मार्बल को अपनी तरफ खींच रही है और ये नीचे की तरफ गिर रहा है। तो ये अगर आप सब सोचो कि हमने कल पढ़ा था कि हमेशा हमें एक फोर्स लगानी पड़ती है मोशन को शुरू करने के लिए, तो आप सब बोलो कि हमने तो इसे यहाँ रेस्ट पे छोड़ा था, तो ये अपने आप कैसे मूव कर सकता है? तो इसका आंसर ये है कि अपने आप मूव नहीं कर रहा है, ये इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, एक पुलिंग फोर्स है जिसे हम कहते हैं ग्रेविटी। तो एक्चुअली ये एग्जाम्पल एक
अनबैलेंस्ड फोर्सेस का ही एक एग्जाम्पल है, जहां पे सिर्फ नीचे की तरफ एक पुलिंग फोर्स है जो कि है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसकी वजह से भले ही हमने ये मार्बल रेस्ट पे छोड़ा लेकिन ये नीचे आएगा। तो ये रीजन है इस मार्बल के मोशन का। लेकिन अभी हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रेविटी के ऊपर बेस्ड नहीं है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि ग्रेविटी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए जानना इतना काफी है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये क्या क्रिएट कर रही है, दिस इज एन अनबैलेंस्ड फोर्स। ये क्या कर रही है, यहाँ पे एक अनबैलेंस्ड फोर्स क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से ये मार्बल जो रेस्ट पे हमने छोड़ा था, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, वो नीचे की तरफ आएगा विद सम वेलोसिटी। यहाँ पे हम मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी v हो गई। ठीक है, ठीक है। तो अभी तक हमने इतना देखा। अब क्या होगा, वो रोल डाउन करेगा, मतलब वो नीचे की तरफ आएगा। और फिर क्या होगा, उसकी कुछ जब तक वो नीचे की तरफ आएगा, मान लो चलो इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ, जो कि वेज के ऊपर का पार्ट है, वो बॉटम ऊपर के एरिया को मैं ए बोलती हूँ, और जब वो नीचे आ जाएगा इस पॉइंट को मैं बी मान लेती हूँ। तो उसका जो मोशन है वो ए टू बी होगा। तो जब तक वो नीचे की तरफ आएगा, मतलब पॉइंट बी पे जब तक वो आएगा, तो क्या होगा, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो एक डेफिनेट वेलोसिटी आ जाएगी। मतलब पॉइंट बी पे जो उसकी वेलोसिटी v है, तो क्या होगा, इट विल रोल डाउन and attain a definite velocity, है ना। तो उसकी एक डेफिनेट वेलोसिटी हो जाएगी क्या, बाय द टाइम जब तक वो पॉइंट बी तक पहुंचा, बाय द टाइम इट रीचेस पॉइंट बी, है ना। तो वो जब पॉइंट बी तक आएगा तब तक उसकी वेलोसिटी क्या होगी, एक डेफिनेट वेलोसिटी हो जाएगी। और वो जब तक नीचे की तरफ आएगा, उसको कुछ टाइम लगेगा, हम मान लेते हैं टाइम टी में उसको मोशन का लगा, और वो यहाँ पे आके अपनी एक वेलोसिटी हो जाएगी, उसकी डेफिनेट वेलोसिटी हो जाएगी, मतलब एक फिक्स्ड वेलोसिटी हो जाएगी। अब क्या होगा उसकी, अगर अब मान लो इस सिचुएशन को हम थोड़ा और बढ़ाते हैं, और हम एक ऐसा केस ले लेते हैं जहां पे यहाँ पे हमें एक और ट्रायंगुलर वेज हमने रखा हुआ है, ऐसा कुछ। तो हमने यहाँ एक और वेज रखा है, लेकिन जो इसका डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। तो इसका जो डायरेक्शन है ये ऑपोजिट है, इस तरह से। ऐसे, है ना। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक और वेज रख दिया, और ये भी बिल्कुल सिमिलर है। हम इस वेज को नाम देंगे, हम इस वेज को नाम देते हैं सी, और इस वेज को नाम देते हैं डी। ठीक है, तो ये हमारे दो वेजेस हैं, दोनों एक दूसरे को तरफ फेस कर रहे हैं। ये पॉइंट ए बी को मैं ऊपर लिख देती हूँ। तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं, और यहाँ से हमने मार्बल छोड़ा था, और हमने अभी तक देखा कि जो मार्बल है वो ऊपर से नीचे आएगा, इस डायरेक्शन में उसका मोशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसके ऊपर एक अनबैलेंस्ड फोर्स लग रही है, जिसे हम कहेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो वो नीचे की तरफ आएगा, और इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 से बढ़ के v हो जाएगी, जब तक वो पॉइंट b मतलब बॉटम ऑफ द वेज तक आएगा। इसके आगे क्या होगा, अब अगर मैं इन दोनों वेजेस को जोड़ दूं, तो क्या ऐसा भी होगा कि अगर जो मार्बल है जो नीचे आ रहा है, वो यहीं से चढ़ के ऊपर भी जाएगा, इस डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में, टूवर्ड्स अप। तो मैं यहाँ पे अब यहाँ एक और मार्बल बना देती हूँ, और हम कहेंगे कि ये जो मार्बल है ये ऊपर की तरफ अपना मोशन कर रहा है। तो क्या होगा, उसकी जो वेलोसिटी है वो कम होगी। कब कम होगी, बाय द टाइम वो ऊपर गया मार्बल, ये इस वेज के। ये एक कॉमन ऑब्जर्वेशन भी है, ये हमारे साथ भी होता है कि जब हम सीढ़ियाँ उतरते हैं तो हमारी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, हम आसानी से कन्वीनियंटली जो है अपना मोशन नीचे की तरफ कर लेते हैं। लेकिन जब हमें सीढ़ियाँ चढ़ना होता है, जब हमें स्टेयर्स चढ़नी होती है, तो क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगता है। और कंपेरेटिव अगर हम देखें वेलोसिटी हमारी, तो उतरते टाइम से हमारी वेलोसिटी कम होती है जब हम चढ़ते हैं। तो ये तो एक कॉमन डिफरेंस हो गया दोनों केसेस का। तो वैसे ही उसी तरीके से ही मार्बल का भी है कि जब वो नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो रही होगी, और जब वो वहाँ से ऊपर जाएगा वेज पे, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो कम होगी। तो ये एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। तो इसी केस में ये ऑब्जर्वेशन था जो गैलीलियो ने किया था, जिस साइडनेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये बात और भी दिखाती है कि अगर ये जो मार्बल है, अगर ये एक फ्रिक्शनलेस प्लेन पे है, मान लो जैसे हमने कल देखा था कि फ्रिक्शन तो हर जगह होता है, और उससे ज्यादा फ्रिक्शन एक ऑपोजिंग फोर्स है।
फ्रिक्शन एक ऑपोजिंग फोर्स है जो कि क्या होता है, जनरली ऑपोजिट टू द मोशन एक्ट करता है। ये बात भी हम सब जानते हैं। तो अगर हम एक मार्बल को एक फ्रिक्शनलेस प्लेन पे डालें जो कि दोनों तरफ से इंक्लाइंड हो, जैसे कि हम यहाँ पे ये एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, तो अगर हम ऐसे केसेस में हम थोड़ा समझते हैं कि गैलीलियो ने क्या कहा था। तो उसने ये कहा था कि अगर मार्बल को हम लेफ्ट से रिलीज करें, मतलब अगर हम यहाँ से रिलीज करें, मतलब छोड़ दे कि थोड़ी हाइट से उसको छोड़ दे एक इंक्लाइंड प्लेन, तो क्या होगा, वो नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। और उसके बाद उसके ऑपोजिट साइड पे वो जो स्लोप है यहाँ ऊपर की तरफ जाएगा, ये भी एक फैक्ट है। तो क्या होगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वो उतनी ही हाइट अटेन करेगा जितनी हाइट से उसे छोड़ा गया था। मतलब अगर हम मान ले यहाँ पे ये जो हाइट है हमारी, अगर मैं इसे मान लूँ h, और मैंने इस मार्बल को यहाँ h हाइट से छोड़ा, तो वो यहाँ आएगा और यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन कितना ऊपर जाएगा, वो उतनी ही हाइट ऊपर जाएगा जितनी हाइट से छोड़ा था। इसका मतलब है कि ये जो हाइट होगी मार्बल की वो सेम होगी, नीचे उतरते टाइम और चढ़ते टाइम ये उतना ही हाइट कवर करेगा जिस हाइट से उसे ड्रॉप किया गया। तो ये एक बात थी जो गैलीलियो ने कही थी, और ये हम अपने कॉमन ऑब्जर्वेशन में देखेंगे भी। तो क्या होता है, अगर जो इंक्लिनेशन है, मतलब ये जो ढलान है दोनों तरफ की, अगर ये बराबर है तो क्या होगा, मार्बल जो है वो उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा जितना उसने नीचे आने की तरफ किया था। मतलब अगर उसने यहाँ से यहाँ तक में, हम मान लेते हैं कि उसने यहाँ से यहाँ तक में एक डिस्टेंस ट्रैवल किया, इतना डिस्टेंस अगर उसका x था, अगर उसका इतना डिस्टेंस x था, तो वो जब ऊपर की तरफ जाएगा तो भी ये जो डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा ऊपर चढ़ने में वो भी x ही होगा, और वो उतनी ही हाइट ट्रैवल करेगा जितनी उसने यहाँ उतरते टाइम की थी। तो ये एक बात थी, एक ऑब्जर्वेशन है जो हम लोग भी अगर चाहें तो देख सकते हैं। अच्छा ठीक है, ये तो इतनी बात होगी। लेकिन क्या हो अगर हम अगर हम देख सकते हैं ये वाला एक कुछ एंगल बन रहा है यहाँ पे, इतना तो हमने मैथ की नॉलेज से बता सकते हैं कि यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, उसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ एंगल बन रहा है ना। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ देखें, हमारी हाइट यहाँ और यहाँ बराबर है, हमारा जो डिस्टेंस ये ट्रैवल कर रहा है, अगर हम सब देखें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अगर थोड़ा इसमें मैथ घुसाएं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसका हाइट h है, और ये उसकी हाइपोटेन्यूज होती है। हम सब जानते हैं ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है राइट ट्रायंगल का। राइट ट्रायंगल में ये, इसको हम हाइट बोलते हैं, इसको हम बेस बोलते हैं, और ये जो है हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, ये हम सबको पता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है हमारा। तो ये तीन चीजें हम जानते हैं। तो ये होता है एक राइट ट्रायंगल, और यहाँ पे कुछ एंगल होता है, ये राइट एंगल होता है, और ये भी कुछ एंगल होता है। इतना तो हमने मैथ में पढ़ाई है। तो वही चीज अगर हम यहाँ देखें कि यहाँ पे भी हमारी हाइट है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, और ये हमारा बेस है। उसी तरीके से यहाँ पे भी ये h हाइट है, उतनी ही हाइट है जितनी यहाँ थी, और ये हमारा x है, उतना ही हाइपोटेन्यूज की भी लेंथ है जितनी यहाँ थी, और ये कुछ एंगल है, ये कुछ एंगल है। अच्छा, अब क्योंकि क्या हम कह सकते हैं कि हम ये देख सकते हैं कि ये जो एंगल है और ये एंगल, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो अब ये एंगल जो है ये बराबर होगा। तो अब हम उसमें कुछ करते हैं, जैसे कि अगर ये जो राइट साइड का जो ये जो वुडन वेज है, इसको अगर हम ये जो एंगल है इसको क्या होगा अगर हम इस एंगल को कम करते चले जाएं। मतलब मैं कुछ जैसे इनिशियली अगर हम इस एंगल पे फोकस करें तो इनिशियली ये एंगल था, ये इतना था, है ना। अब अगर मैं धीरे धीरे इस एंगल को कम करूं, मतलब अगर मैं इस एंगल को मान लेते हैं हम इतना कर देते हैं, थोड़ा कम, तो अब हमारा एंगल इतने से इतना हो गया। मतलब पहले कितना था, पूरा ये कवर कर रहा था, अब ये इतना रह गया, है ना। अब अगर हम इसे थोड़ा और कम करें, इस एंगल को थोड़ा और कम करो, तो ये और कम हो गया, थोड़ा और। अगर हम ऐसे कम करते चले जाएं, अगर ये ऑब्जर्वेशन हम देख रहे हैं क्या होता है, अगर हम इसे कम करते चले जाएं, मैं इसे और कम कर रही हूँ, करते करते अगर हम कहें कि ये अब बिल्कुल ये एंगल 0 हो गया, मतलब
इसको मैं नीचे ला रही थी, नीचे 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 लाते लाते अब ये बिल्कुल, ये वाला जो हाइपोटेन्यूज है ये बिल्कुल यहाँ आ गया इस बेस के साथ, और एंगल ये हो गई हमारा, ये हमारा बाद का प्लैंक है। तो क्या हुआ, हमारा एंगल क्या हो गया, वो 0 हो गया, है ना, हमारा एंगल 0 हो गया। तो इस केस में क्या होगा, अगर हम एक ऐसा केस ले जहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये ऑब्जर्वेशन अगर हम लेते हैं तो क्या होता है। तो केस क्या बना हमारा, हमने यहाँ से मार्बल छोड़ा, मार्बल नीचे आया फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, और हमने जो राइट साइड के प्लैंक को का जो एंगल था जो कि पहले इसके बराबर था कम कर दिया, और कम करते करते हम इसको हॉरिजॉन्टल ले आए, मतलब एंगल हमने 0 कर दिया। ठीक है, तो अगर हमने ऐसा किया तो क्या होगा, जो हमारा मार्बल है वो ट्रैवल करता चला जाएगा, क्योंकि हमने क्या कहा, मार्बल की टेंडेंसी है कि वो उतनी ही हाइट ट्रैवल से वापस अटेन करेगा जितनी हाइट से उसे छोड़ा था, और वो उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा जितना वो उसने नीचे आने में किया है। तो अब मार्बल, अब क्योंकि यहाँ तो कोई इंक्लिनेशन बचा ही नहीं, क्योंकि ये कैसा बन गया, अब तो ये एक हॉरिजॉन्टल सा फ्लोर बन गया एक्चुअली देखा जाए तो अगर मैं इसे रीड्रॉ करूँ और हम इस चेंज्ड सिचुएशन के हिसाब से अगर हम बात समझें तो हम बता सकते हैं कि यहाँ से मार्बल आया था वेज से, और क्या हुआ, थोड़ी देर बाद हमने इसका जो कंडीशन है उसको चेंज कर दिया, हमने इसका एंगल कम कर दिया, और बाद में ये देखा कि उसका एंगल हमने बिल्कुल ही 0 कर दिया। तो यहाँ पे जो हमारा मार्बल आया था ऊपर से नीचे, वो तो सीधा ट्रैवल करता चला जाएगा इस डायरेक्शन में, है ना, उसका मोशन तो होता चला जाएगा इस डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि उसको वापस से उतनी ही हाइट अटेन करनी है जिस हाइट से उसे छोड़ा गया है। तो जब तक वो हाइट नहीं अटेन कर लेगा तब तक वो मूव करता चला जाएगा एंडलेसली। ठीक है, तो जब तक वो अल्टीमेट अपनी हाइट नहीं अटेन कर लेगा इस एच के बराबर, तब तक वो मूव करता जाएगा कि उसको वो हाइट ना मिल जाए। तो ये एक चीज होनी चाहिए जो कि गैलीलियो ने कहा था। क्यों, क्योंकि उसने यही देखा कि अगर हम 2 प्लैंक्स में देख रहे हैं कि मार्बल उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो वो उतना ही करता चला जाएगा जब तक, अगर हम उसको सीधा भी कर दे तो भी मार्बल को हमेशा फिर तो मूव करते रहना चाहिए, क्योंकि उसे तो वो हाइट मिली ही नहीं जिस हाइट से छोड़ा गया है। तो ये बात गैलीलियो ने कही। तो उसके बाद क्या हुआ, इस बात को हम लोगों ने देखा कि क्या ऐसा एक्चुअली हो सकता है कि मार्बल हमेशा फॉर एवर एंडलेसली मूव करते चला जाए जब तक वो अपनी हाइट एच को फिर से अटेन ना कर ले, क्या ऐसा होगा। तो अगर हम अपनी रियल लाइफ एग्जाम्पल से थोड़ा इसको रिलेट करें तो हम देखें कि एक्चुअली ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो एक टाइम के बाद रुक जाएगा, ऑटोमेटिकली रुक जाएगा, जो कि हमने कल भी देखा था। एक मोशन, अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो हमेशा नहीं चलता रहता, वो एक टाइम के बाद रुक जाता है। और वो क्यों रुकता है, क्योंकि उसके ऊपर एक ऑपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो एक्ट कर रही है। तो उस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो एक टाइम के बाद अपना मोशन खुद ही रोक लेता है, क्योंकि फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। तो एक अनबैलेंस्ड फोर्स है जो एक्ट होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसे हम फ्रिक्शन कहेंगे। तो इसीलिए गैलीलियो की ये जो बात है कि हमेशा वो मूव करना चाहिए, ऐसा नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली एक टाइम के बाद रुकेगा। तो इस केस में ये हम प्रैक्टिकली दिखा सकते हैं, ये हम सब जानते हैं कि अगर हम मार्बल को भले ही छोड़ भी दें तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो हमेशा चलता रह जाएगा अपनी इस हाइट को अटेन करने के लिए। वो एक टाइम के बाद खुद ही रुक जाएगा। और वो रुकेगा क्यों, क्योंकि उसके ऊपर एक ऑपोजिंग फोर्स एक्ट कर रही है फ्रिक्शन की। तो अब हम इस केस में इन प्रैक्टिस हम क्या कर सकते हैं, कि हम चेक कर सकते हैं इसको कि थोड़ा हम फ्रिक्शन को हटा तो नहीं सकते, लेकिन हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हैं कुछ मेजर्स, कुछ प्रिकॉशंस लेके। तो उन प्रिकॉशंस को देखते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है। चलो हमने मान लिया या मार्बल मूव कर रहा होगा, उसके ऊपर फ्रिक्शन भी लगेगा, फिर रुक भी जाएगा, ठीक है, वो बात की बात है। लेकिन हम देखते हैं कि क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे जो फ्रिक्शन है वो अपने आप थोड़ा कम हो जाए, थोड़ा रिड्यूस हो जाए। तो उसके लिए हम कुछ मेजर्स अपना सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला तो जो हम कर सकते हैं वो एक स्मूथ मार्बल लिए, मतलब स्मूथ मार्बल मतलब वो क्या होगा, स्मूथ मार्बल मतलब जिसमें जो है जो आसानी से कह लो कि जो जिसका मोशन जो है वो बिना किसी रिस्ट्रेंट के करे। जैसे कि अगर हम, आप सब अपने कॉमन ऑब्जर्वेशन से बता सकते हो कि अगर ऐसा कोई सरफेस है, इस तरह का कोई सरफेस है,
तो क्या होगा, क्या इस पे मोशन आसान होगा, मतलब क्या इस पे चलना आसान होगा, या फिर एक ऐसा सरफेस जो कि सीधा है इस पे चलना आसान होगा। जाहिर सी बात हम सब बता पाएंगे कि इसके ऊपर चलना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि ये स्मूथ है। बहुत बार होता है ना, हमारी जो टाइल्स होती हैं वो बहुत स्मूथ होती है, बहुत स्लिपरी होती है, मतलब क्या होता है, उस पर चलना मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन नहीं लग रहा। उसी तरीके से ये है, ये बहुत स्मूथ सरफेस है, इसके ऊपर हमारा जो फ्रिक्शन है वो इस सरफेस के कंपैरिजन में, अगर मैं इस सरफेस को ए नाम दूं और इसको बी नाम दूं, तो इस बी सरफेस पे चलना आसान है कंपेयर टू ए सरफेस पे। मतलब इसके पे जो फ्रिक्शन है वो कम है बी सरफेस का, बी ए से। वो क्यों? क्योंकि ये स्मूथ है, या मैं कहूँ स्ट्रेट है, या फिर इसमें कोई इरेगुलरिटीज नहीं है। तो ये बात हमेशा एक फैक्ट होती है कि अगर हमें किसी चीज को स्मूथ बना देते हैं, किसी चीज को, अगर आप नोटिस अपने रियल लाइफ से देखा होगा कि अगर हम किसी चीज को बहुत पॉलिश कर दे, बहुत रगड़ दे, तो क्या होता है, उसका सरफेस स्मूथ हो जाता है। उसकी वजह से उसका एक्चुअली फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो जब फ्रिक्शन कम होता है तो उसके बाद वो सरफेस जो है वो स्मूथ बन जाता है। तो इस केस में अगर हमें फ्रिक्शन कम करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इस मार्बल को, मतलब ये मार्बल जिस भी मटेरियल का बना है, हम उसको स्मूथली, थोड़ा ज़्यादा उसका जो इरेगुलरिटीज़ है वो कम कर सकते हैं, उसको सीधा बना सकते हैं, प्लेन बिल्कुल, कि उसके बीच में कोई ज़्यादा ग्रूव्स ना हो, तो उससे फ्रिक्शन कम होगा। तो एक ये चीज़ हम कर सकते हैं कि मार्बल स्मूथ ले सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम एक स्मूथ प्लेन ले सकते हैं कि ये जिस प्लेन पे ये मार्बल मूव कर रहा है, ये जिस भी सरफेस का है, ये स्मूथ हो, ये काम किया जा सकता है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इस प्लेन के ऊपर एक लुब्रिकेंट लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? एक लुब्रिकेंट लगा सकते हैं। अच्छा, अब लुब्रिकेंट क्या होता है? लुब्रिकेंट होते हैं वो सब्सटेंसेस या वो चीजें जो कि अगर हम किसी चीज पे लगाएं, किसी भी सरफेस पे लगाएं, तो वो उस सरफेस को स्मूथ कर देता है। मतलब मान लियो ऐसा ही कोई सरफेस है ए टाइप का, ठीक है, इसमें अगर मैंने लुब्रिकेंट लगाया तो क्या होगा, लुब्रिकेंट जो है वो एक तरीके से अगर आप मानो तो ये इसके अंदर की ये जो गहराइयां हैं इसमें भर जाएगा, ऐसे, इस तरीके से। तो ये हमारा जो लुब्रिकेंट है वो इसकी जो ये जो डेप्थ्स हैं इसमें चला जाएगा। तो इन दी एंड क्या होगा, ऐसा सरफेस फिर से बन जाएगा। तो अब आप अगर कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे मूव करे तो ये अभी अंदर तो जा नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे लुब्रिकेंट भरा हुआ है, तो वो सीधा ही चलेगा। तो सीधा चलेगा तो वो अल्टीमेटली इस टाइप का स्ट्रक्चर बन गया। तो लुब्रिकेंट क्या होता है, किसी फ्रिक्शन, जहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा था उस टाइप के सरफेस को फ्रिक्शन लेस बना देता है, या फिर हम यूं कहें कि फ्रिक्शन काफी कम कर देता है। तो लुब्रिकेंट ऐसा होता है। अच्छा, अब कॉमन लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं? लुब्रिकेंट तो उसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि ऑयल, जो हमारे ऑयल्स होते हैं, ठीक है, तेल, वो एक कॉमन लुब्रिकेंट है। उसको अगर आप देखोगे कि अभी कोई भी अगर आपके जो पार्ट्स है अगर वो उनमें अगर वो जंग लग जाता है या फिर अगर वो जाम हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम उस पर ऑयल डालते हैं। तो क्यों डालते हैं? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है। आपको कोई भी पार्ट, कोई भी कुछ भी आपकी मशीनरी अगर ज़्यादा फ्रिक्शनल हो रही है तो उसका जो वर्किंग है वो मुश्किल हो जाता है। तो जब हम उनमें ऑयल डालते हैं तो ऑयल ऐसे इरेगुलरिटीज़ के अंदर चला जाता है। तो क्या होता है, जो वो सरफेस है वो प्लेन हो जाता है। तो उसके ऊपर काम करना या फिर उसके ऊपर चलना या ऐसे कोई भी सरफेस पे फ्रिक्शन कम होने की वजह से चीजें थोड़ी कंपैरेटिवली आसान हो जाती है। तो ये एक लुब्रिकेंट का फंक्शन है, ठीक है। तो यही बात गैलीलियो ने कही थी। हम या फिर हम भी देख सकते हैं कि अगर हम जो हैं, अगर हमें फ्रिक्शन कम करना है, मतलब अगर इस बॉल को फॉरएवर चलाते रहना है तो हमें फ्रिक्शन कम करना है, तो हम कम इस तरीके से कर सकते हैं। हम मार्बल स्मूथ ले लें, या फिर हम इस प्लेन को स्मूथ कर दें, ये जो प्लेन है जिसके ऊपर मार्बल मूव कर रहा है, या फिर हम एक लुब्रिकेंट लगा दें कि लुब्रिकेंट, अगर इस सरफेस को हम प्लेन नहीं कर सकते तो लुब्रिकेंट कर दे। तो ये कुछ तरीके हैं जिनकी हेल्प से हम जो है हमारे मार्बल को हमेशा मूव करवाते रह सकते हैं। हमेशा ना सही, लेकिन बहुत जल्दी नहीं रुकेगा, इससे ये बहुत देर तक कम से कम चलता रहेगा। तो ये कुछ तरीके जो है हम देख सकते हैं। तो ये सब बातें हुई, तो उसमें क्या किया, न्यूटन के बारे में सब जानते हैं, आइजैक न्यूटन, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गैलीलियो के इन आइडियाज को पढ़ा, उन्होंने इन आइडियाज को स्टडी किया इनके, और उसके बाद क्या हुआ, न्यूटन ने अपनी स्टडी के हिसाब से 3 लॉज दिए। न्यूटन ने क्या किया, गैलीलियो ने जो जो बात बोली थी, उन्होंने गैलीलियो की बातों को पढ़ा, समझा, और फिर क्या किया, अपने 3 लॉज दिए जिन्हें उन्होंने कहा लॉज ऑफ मोशन, ठीक है।
तो जिसके ऊपर एक्चुअली हमारा चैप्टर बेस्ड है। तो उन्होंने ऐसे अपने 3 लॉ दिए और 3 फंडामेंटल लॉ दिए जो कि किसी भी कॉमन लाइफ ऑब्जेक्ट के मोशन को गवर्न करते हैं, या यूँ कह लो एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी तरीके से मूव करता है। अगर वो सीधा चलता है तो क्यों चलता है, अगर वो नहीं चलता है तो क्यों नहीं चलता है। तो इन सब अलग अलग बातों पे उन्होंने अपने लॉज दिए, और उनके लॉज सफिशिएंटली काफ़ी हद तक, ये यूँ कह लो कॉमन लाइफ में तो ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स के मोशन को न्यूटन के लॉ से ही हम समझते हैं। ठीक है, तो अगर ये वेज वाला एग्जाम्पल क्लियर हो गया हो तो हम आगे चलते हैं। तो इसमें बेसिकली अगर इसको मैं इन शॉर्ट दोबारा समझाऊं तो ये कुछ नहीं है, ये बात इतनी सी है कि ये एक इंक्लाइंड वेज है जहाँ पे हमने एक मार्बल डाला पॉइंट ए पे जो कि टॉप है। ठीक है, हमने उसको रेस्ट पे छोड़ दिया था। फिर हमने देखा कि जो मार्बल है, क्योंकि हमने हमने तो अपने हिसाब से रेस्ट पे छोड़ा, हमने तो उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई, फिर भी जो मार्बल है वो अपने आप इंक्लाइंड प्लेन से नीचे आ गया। ठीक है, क्यों नीचे आया? क्योंकि उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगी, जिसने एक अनबैलेंस्ड फोर्स क्रिएट किया, और अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से हमेशा मोशन होता है। तो उस अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये जो मार्बल है ये ऊपर से नीचे आया। ठीक है, अब ये नीचे आया। अब यहाँ पे गैलीलियो ने क्या किया, यहाँ पे एक और वेज लगा दिया। एक और वेज में क्या हुआ, उसने नोटिस किया कि जब ये मार्बल यहाँ से नीचे आया तो इसकी वेलोसिटी बढ़ी। यहाँ पे तो उसकी वेलोसिटी 0 थी, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v हो गई। तो यहाँ पे उसने देखा कि जब ये मार्बल नीचे आने के बाद वापस ऊपर जा रहा है, जब ये मार्बल नीचे आने के बाद वापस ऊपर जा रहा है, तो उसने क्या नोटिस किया कि ये जो मार्बल है ये उतनी ही हाइट तक जा रहा है, h हाइट तक ही जा रहा है जितनी हाइट से उसे हमने छोड़ा था, और ये उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है जितना उसने नीचे आते टाइम किया था। ठीक है, ये उसने 2 बातें देखी। तो इसमें हमने क्या किया कि उसके बाद उसने क्या किया कि ये जो मार्बल है उसने कहा कि हमेशा ऐसा ही होगा, उतनी हाइट ये मार्बल ट्रैवल करेगा और उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो हमने इसमें थोड़े चेंजेस किए और देखा कि यहाँ पे जो मार्बल का ये जो प्लेन था उसका कुछ इंक्लिनेशन था, कुछ एंगल था, तो उतना ही एंगल इनिशियली तो इसमें भी था। फिर हमने बाद में क्या किया, हमने कहा चलो देखते हैं इस एंगल को हम कम करते जाते हैं। तो हम इस एंगल को कम करते गए और ऐसे तक लिया है कि एंगल 0 हो गया। 0 हो गया मतलब अगर किसी बॉडी का यहाँ पे कुछ एंगल है, कुछ भी एंगल है, मान लेती हूँ मैं एंगल x है। ठीक है, तो अब अगर ये एंगल हम इसको कम करेंगे और कम करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब एंगल बिल्कुल 0 हो जाएगा। और एंगल 0 हो जाएगा मतलब क्या होगा, बिल्कुल प्लेन सरफेस हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस हो जाएगा, कोई एंगल नहीं। तो यही यहाँ पे हुआ, पहले तो एंगल था लेकिन बाद में क्या हुआ, उसने एंगल हटा दिया, उसको एंगल को कम करते क्या हो गया, हम बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आ गए। हॉरिजॉन्टल सरफेस मतलब कुछ ऐसा सरफेस जहां कोई एंगल ही नहीं है। तो यहाँ पे भी उसने कहा कि अगर मार्बल की तो टेंडेंसी है कि उसको उतनी हाइट ट्रैवल करनी, जिस हाइट से छोड़ा था उसे उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करना जिस डिस्टेंस से जितना उसने नीचे आने में किया था। तो अगर उसे वो हाइट मिली ही नहीं तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे तो अब उसको कोई हाइट मिलेगी नहीं, अब तो उसको सीधा ही चलना है इस मार्बल को। तो उसने सोचा क्या ये हमेशा चलेगा, हमेशा चलता रहेगा जब तक उसे उतनी हाइट ना मिल जाए। तो फिर हमने क्या कहा, हमने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन है, एक टाइम के बाद ये मार्बल अपने आप रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि हमेशा उसके ऊपर इधर की तरफ एक ऑपोजिंग फोर्स एक्ट करेगा, और ये फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। ये हम सब ने देखा कि एक ऑपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा एक्ट करेगा मार्बल के मोशन के, जिसकी वजह से क्या होगा, कुछ दूरी तय करने के बाद मार्बल अपने आप, यहाँ पे मान लेते हैं वो पॉइंट है जहाँ पे मार्बल जो है वो अपने आप यहाँ पे आके रुक जाएगा। मतलब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है यहाँ पे क्या होगी, 0 हो जाएगी, मतलब v = 0 हो जाएगी इस पॉइंट पे। और ये 0 क्यों हुई, क्योंकि फ्रिक्शन था। तो हमने कहा कि अगर फ्रिक्शन है तो क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इस फ्रिक्शन को हम खत्म कर दे या फिर कम कर दे। तो हमने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। हमने 3 तरीके निकाले जिससे हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। पहला तरीका क्या था कि हम ये जो मार्बल है इसको स्मूथ बनाए। कैसे स्मूथ बनाए, हम जानते हैं कि अगर जनरली अगर कोई चीज़ ऐसी हो तो उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है और ऐसा हो तो कम लगता है। तो हमने क्या किया, हमने इसको घिसने के बाद क्या हुआ, ये सरफेस जो है ये स्मूथ हो गया, ऐसा हो गया। तो हमने कहा अगर मार्बल ऐसा हो जाए, इतना स्मूथ हो जाए तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। उसी तरीके से हमने कहा कि ये जिस प्लेन पे मूव कर रहा है, अगर ये प्लेन इस तरीके का हो जाए, इस तरह का सीधा स्मूथ, तो भी फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो और हमने कहा अगर हम एक लुब्रिकेंट यूज करें, लुब्रिकेंट क्या होता है,
ऐसा कोई सब्सटेंस जो कि इन इरेगुलरिटीज में भर जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, इरेगुलरिटीज कवर हो जाएगी। तो रिजल्टेंट क्या होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट इससे मूव करेगा तो उसे सीधा ही पाथ मिलेगा ट्रैवल करने के लिए, तो भी ये स्मूथ हो जाएगा, फ्रिक्शन कम होगा। तो हमने ये 3 तरीके निकाले फ्रिक्शन कम करने के। तो हमने क्या किया, इस तरीके से जो है ट्राई किया और फिर देखा कि क्या ये मार्बल रुकेगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि हमने तो फ्रिक्शन कम कर दिया है। तो हमने ये चीजें करके देखी, ठीक है। फिर क्या हुआ, हमने देखा कि ये हमारे ऑब्जर्वेशंस थे और इस बेसिस पे अब हम आगे बढ़ेंगे। तो न्यूटन ने क्या किया था, जैसे कि मैंने बताया, उसने गैलीलियो के आइडियाज को पढ़ा और उसने उस हिसाब से पूरा पढ़ने के बाद, समझने के बाद, उसने जो है 3 फंडामेंटल लॉज दिए, ठीक है। उसने 3 फंडामेंटल लॉज दिए जिसे हम कहते हैं न्यूटन्स लॉज, ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो उसके जो थे 3 फंडामेंटल लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। और ये किसने दिया, ये था गिवन बाय न्यूटन। तो न्यूटन ने क्या किया, गैलीलियो की सारी बातों को पढ़ने और समझने के बाद उसने 3 फंडामेंटल लॉ दिए और हम अपने आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके मोशन को हम इन्हीं 3 लॉ से मोस्टली समझते हैं। तो सबसे पहला लॉ अगर हम देखें, द फर्स्ट लॉ, ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या होता है, फर्स्ट लॉ की सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर हम समझेंगे। तो अगर मैं लिखूं द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विच वॉज गिवन बाय न्यूटन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो हम इसको समझते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट remains in the state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an applied force। तो ये है न्यूटन का पहला लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो ये लॉ क्या कह रहा है, ये लॉ ये कह रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे, या अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में, वो अपने उसी स्टेट में रहना चाहता है जब तक उसे कंपेल मतलब फोर्स, जब तक हम उसे फोर्स ना करें कि वो अपने स्टेट को चेंज करे बाय एन अप्लाइड फोर्स। तो बेसिकली इसका सीधा मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने, या तो अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, मतलब अगर वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, मान लो एक टेबल पे बॉल पड़ी हुई है, तो वो पड़ी रहेगी यहाँ पे, ये अपने रेस्ट स्टेट पे, क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो वो 0 पे रहेगी और ऑटोमेटिकली वो पड़ी रहेगी। अगर हम कुछ ना करें तो वो इसी वेलोसिटी पे रहना चाहेगी, ठीक है। या अगर मान लो हमारा कोई बॉक्स है जिसे हमने मूव करा दिया है और ये मूव कर रहा है किसी v वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म मोशन है, तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर ये मूव कर रहा है, तो वो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये ऑलरेडी इसी स्टेट में रहेंगे जब तक हम कोई अपनी तरफ से कोई अप्लाई ना करें फोर्स, कोई अप्लाइड फोर्स ना दे, मतलब यहाँ पे मैं कोई फोर्स ना दूं कि इस बॉल को कोई फोर्स लगे और वो आगे मूव करे, या फिर यहाँ पे मैं कोई और एडिशनल फोर्स ना दूं कि ये वेलोसिटी v से और बढ़े या कम हो या कुछ भी हो। तो ये न्यूटन का पहला लॉ कहते हैं कि ऑब्जेक्ट्स उसी तरीके से रहेंगे, रहना चाहते हैं जिस तरीके से वो पड़े हुए हैं। तो बेसिकली न्यूटन का पहला लॉ यही है। और अगर हमें उन ऑब्जेक्ट्स को मूव कराना है तो हमें हर केस में एक एक्सटर्नल फोर्स, अपनी तरफ से फोर्स देनी पड़ती है ताकि ये जो ऑब्जेक्ट्स है अपना स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन चेंज करें। तो यही न्यूटन का पहला लॉ है।
इसको अगर हम दूसरे शब्दों में समझने की कोशिश करें तो यही कहता है कि सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं एक चेंज को रेजिस्ट करते हैं। रेजिस्ट मतलब मना करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं चाहिए अपने स्टेट ऑफ मोशन में। अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहता है, अगर वो मोशन पे है तो वो मोशन पे रहना। ये कुछ हमारे जैसे ही है, बहुत हमसे सिमिलर है कि अगर हम पड़े हुए हैं तो हम पड़े रहना चाहते हैं, हम उठना नहीं चाहते। तो ये एक तरीके से हम भी न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही फॉलो कर रहे हैं, जब तक हमें फोर्स ना किया जाए। फोर्स मतलब बाय पेरेंट्स, है ना। जब तक वो हमें फोर्स ना करे कि उठो, स्कूल जाओ, तैयार हो, तब तक हम नहीं करना चाहते। तो ये एक तरीके से न्यूटन का पहला लॉ ही है। तो ये था न्यूटन का पहला लॉ का स्टेटमेंट और उसको समझने का तरीका। तो इससे हम ये सब बातें जान सकते हैं कि ठीक है, वो रहेगा स्टेट पे, स्टेट ऑफ रेस्ट पे, या फिर वो ऑलरेडी मूव करता रहेगा। तो अगर हम इसको और समझें कि ये जो इनकी टेंडेंसी है, ऑब्जेक्ट्स की ये जो टेंडेंसी है, अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेंगे, या फिर अगर वो मूव कर रहे हैं तो मूव ही करते रहेंगे उसी वेलोसिटी से। इसे हम क्या कहते हैं? तो इस ऑब्जेक्ट्स की इस टेंडेंसी को हम नाम देते हैं इनर्शिया। क्या कहते हैं उसको? इनर्शिया। तो अगर हम इनर्शिया को थोड़ा समझें तो ज़्यादा कुछ नहीं है। इनर्शिया यही चीज़ है जो पहले बता रही थी कि इट इज द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट्स to stay at rest or keep moving with same velocity, इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड इनर्शिया। तो यही इनर्शिया होता है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट का ये टेंडेंसी या फिर इस ऑब्जेक्ट की कोई हैबिट कि अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, अगर वो मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से तो वो उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा जब तक हम उसे फोर्स ना करें। तो उसे हम क्या कहेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। लेकिन उस ऑब्जेक्ट की वो हैबिट कि वो उसी स्टेट ऑफ रेस्ट पे रहे या फिर उसी ऑब्जेक्ट की उस वेलोसिटी से मूव करता रहे, इस टेंडेंसी को हम इनर्शिया कहते हैं। तो ये चीजें जो हैं ये हमने समझी, और क्योंकि ऑब्जेक्ट की इस टेंडेंसी को हम इनर्शिया कहते हैं, इसीलिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। क्यों इनर्शिया? क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट के इनर्शिया को एक्सप्लेन करता है, एक ऑब्जेक्ट के इनर्शिया को डिफाइन करता है। इसीलिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हुई हमारी जो हमने समझी। न्यूटन ने क्या कहा, गैलीलियो ने क्या कहा, ये हमने समझा, उनकी बातें जानी, और फर्स्ट लॉ भी हमने डिस्कस किया। तो अगर इन शॉर्ट हम एक बार फर्स्ट लॉ के बारे में बताएं, बहुत सिंपल, तो यही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहता है, अगर वो मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से तो वो मूव ही करते रहना चाहता है। वो कब चेंज करेगा अपनी स्टेट? तब जब हम कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, जब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ फोर्स दिया जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स जब हम उसे देंगे, तब वो फोर्स होगा अपने उस स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को छोड़ने। और ऑब्जेक्ट का ये टेंडेंसी क्या होता है, जिसमें वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे रहना चाहता है या फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन पे रहना चाहता है, उसे हम क्या कहते हैं? उस टेंडेंसी को हम इनर्शिया कहते हैं। इसकी वजह से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो अब अगर हम इन बातों को अपनी रियल लाइफ से थोड़ा रिलेट करें तो हम देख सकते हैं कि ऐसे बहुत सी चीजें हमारे पास होती है, हमारे आसपास होती है, जो कि एक्चुअली इनर्शिया की वजह से ही है। तो और ये सब एक्चुअली हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के ही एग्जांपल्स हैं कि ऐसा क्यों होता है। अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हो कि वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। जैसे कि जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो हमारा होता है अगर हम कार में ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले जो अगर हम सारे एग्जाम्पल्स को एक जगह लिखें, तो अगर हम सबसे पहले
इन एग्जाम्पल्स को लिखें। अगर मैं लिखूं एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो अगर हम ये देखें कि इनके रियल लाइफ में क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, अगर हम ये समझें, तो सबसे पहला एग्जाम्पल होगा हमारा जब हम कार में ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसमें जो हमें एक्सपीरियंस होता है वो भी हम इनर्शिया के लॉ की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो क्या होता है जब हम रेस्ट पे हैं, जैसे कि जब हम सीट पे बैठे हुए हैं, भले ही कार मूव कर रही है लेकिन हम तो कार के अंदर बैठे होते हैं, आराम से सीट पे बैठे होते हैं, तो हम यहाँ पे अगर हम खुद को ऑब्जेक्ट्स माने तो हम सीट पे बैठे रहना चाहते हैं रेस्ट पोजीशन पे, जब तक जो है ड्राइवर एक ब्रेक सप्लाई ना करे, ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई ना करे मोशन जो कार है हमारी उसको रोकने के लिए। तो जब रोकती है कार तो क्या होता है, जब कार के ऊपर हम ब्रेक डालते हैं तो क्या होता है, कार की स्पीड कम होती है, उसकी वेलोसिटी कम होती है, लेकिन हमारी जो बॉडी है वो उसी स्टेट ऑफ मोशन में रहना चाहती है। जैसे कि अगर हम समझें, मान लो हम ये कार है जो मोशन में है, अगर ये मैं थोड़ी कार ड्रॉ करूं तो ये कार है जो कि मोशन में है और इसके अंदर हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ सीट पे, ठीक है, और हम लोग मान लो हम कहीं पर भी है तो हम तो इस सीट के कांटेक्ट में हैं, मान लो दिस इज सम पर्सन, ठीक है, तो हम बैठे हुए हैं, तो क्या है, हम तो यहाँ सीट के कांटेक्ट में हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हम इस सीट के हिसाब से, तो अगर हम अपनी वेलोसिटी देखें u, ये 0 है क्योंकि हम तो बैठे हुए हैं, लेकिन क्या हो रहा है जब हम जो ड्राइवर है जब वो ब्रेक्स मार रहा है तो कार रुक रही है, और हम तो इनिशियली हम इस सीट के हिसाब से तो रेस्ट पे थे, लेकिन ऐसे देखा जाए तो हम तो कार के अंदर, तो कार तो मूव कर रही है, तो हम भी उस हिसाब से मूव कर रहे हैं, तो हमारी कुछ वेलोसिटी भी है और वो वही वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से कार मूव कर रही है। तो अगर कार अपने आप को ब्रेक्स दे रही है, जो ड्राइवर अगर वो ब्रेक मार रहा है तो कार रुक रही है, लेकिन हमारी टेंडेंसी क्या है कि हम मूव करते रहें उसी स्पीड से। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे हमें एक ब्रेकिंग फोर्स एक्सपीरियंस होती है और जिसकी वजह से हम एक तरीके से उसी स्पीड से चलते रहना चाहते हैं, और उसी को हम कहते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया जो है ये फॉलो हो रहा है। तो यही पहला सबसे ज्यादा कॉमन एग्जाम्पल है जो हम देख सकते हैं। तो ये एक बात हो गई। तो इसकी वजह से इसीलिए हमें कहा जाता है कि हम जो है सीट बेल्ट्स लगाएं। सीट बेल्ट लगाने की वजह से क्या होता है, जब हमने सीट बेल्ट लगाया हुआ है और जब कार रुक भी रही है तो हमारे ऊपर सीट बेल्ट एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जो एक एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं और हमारी बॉडी को, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो मोशन है, जो कि हम बहुत बार होता है ना आगे की तरफ थोड़े हमारे जब कार रुकती है तो एक ऑटोमेटिकली हम आगे की तरफ हो जाते हैं, तो ये जो आगे की तरफ होना होता है उसको थोड़ा जो सीट बेल्ट है वो रोक रही है। अगर मैं इसको फिर से थोड़ा डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करूं तो ये अगर हमारी सीट है और यहाँ पे अगर हम बैठे हुए हैं, अगर ये हमारी सीट है और यहाँ पे हम बैठे हुए हैं और अगर यहाँ पे हमने हमारी सीट बेल्ट लगाई हुई है, तो सीट बेल्ट क्या हो रहा है, एक्चुअली सीट बेल्ट क्या कर रही है, यहाँ हमारा मोशन है जो कि कार के रिस्पेक्ट में चल रहा था v वेलोसिटी से। अब जब ये वेलोसिटी रुक रही है, कम हो रही है, जब कार रुक रही है तो हम क्या होगा, हमारा एक बेंडिंग होगा, ये हमने देखा भी है कि हम जो है ऐसे ना होके थोड़ा आगे की तरफ बेंड हो जाते हैं और इसकी वजह से हमें चोट लग सकती है। इसकी वजह से क्या कहते हैं कि सीट बेल्ट लगाओ कि सीट बेल्ट हमें पीछे की तरफ धक्का दे ताकि चोट कम से कम लगे या फिर हम जो है आगे की तरफ गिर ना जाएं। तो ये एक कॉमन एग्जाम्पल है जो कि हम कार के ट्रैवल में, कार के मोशन में देखते हैं अपने साथ। लेकिन अगर हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं मान लो, तो क्या होता है, हम बस में अगर खड़े हैं तो उस केस में एक बिल्कुल ऑपोजिट एक्सपीरियंस देखा जाता है कि अगर हम बस में खड़े हैं और बस अचानक से, मतलब पहले इनिशियली अगर हम माने बस मोशन में नहीं थी, बस रेस्ट पे थी, तो क्या होता है, अगर बस मूव करना शुरू करें तो सडन स्टार्ट जो है, क्योंकि हम बस के कांटेक्ट में सिर्फ हमारे फीट होते हैं, बाकी अपर बॉडी तो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है नहीं, तो जब बस का मोशन शुरू होता है, ये वेलोसिटी 0 से वो कुछ वेलोसिटी से शुरू करता है अपना मोशन बस का ड्राइवर, तो हमारे जो फीट हैं जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में है वो
तो अपने बस के मोशन के साथ साथ अपना मोशन शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारी बॉडी का जो ऊपर का हिस्सा है, जो कि बस के सीधा फ्लोर से कनेक्टेड नहीं है, वो तो रेस्ट पे रहना चाहता है, क्योंकि वो इतनी देर तक बस के साथ रेस्ट पे खड़ा था। तो अगर बस का मोशन शुरू होता है तो हमारे फीट तो मूव करते हैं बस के साथ साथ, लेकिन हमारा जो बॉडी है वो रेजिस्ट करता है इस मोशन को। तो क्या होता है, हम पीछे की तरफ गिरते हैं। तो ये एक ऑपोजिट एक्सपीरियंस है। कार में जब ब्रेक लग रहा था तो हम आगे की तरफ गिर रहे थे, सीट बेल्ट हमें पीछे धक्का दे रही थी, जो कि हमारी सेफ्टी के लिए था। लेकिन बस के केस में क्या होता है, अगर हमारी बस रुकी हुई है और चल रही है तो हमारे जो फीट हैं वो भी बस के साथ साथ आगे जा रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी का जो ऊपर का हिस्सा है वो उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो उसको रेस्ट पे रहना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे समझाऊं, ये हमारे बस का फ्लोर है और यहाँ हम खड़े हैं, तो हमारे जो फीट हैं ये भी बस के साथ साथ आगे की तरफ मूव करेंगे अगर ये बस आगे की तरफ जा रही है विद सम वेलोसिटी v। लेकिन जो हमारे ऊपर का जो पार्ट है बॉडी का, वो इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। तो ये जैसे जैसे बस आगे जाएगी हमारे फीट भी आगे जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक फोर्स होती है जो हम पे लगती है, जिसकी वजह से हम पीछे की तरफ पुश होते हैं, ऑटोमेटिकली हम पीछे की तरफ थोड़ा हमारा बॉडी का इंक्लिनेशन हो जाता है। तो ये रीजन है। यहाँ पे भी अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ इनर्शिया ही लग रहा है, क्योंकि अगर हम रेस्ट पे थे तो हमारी बॉडी रेस्ट पे ही रहना चाहती है, हम एक मोशन को रेजिस्ट कर रहे हैं यहाँ पर भी। तो और अगर हम एग्जाम्पल्स लें, जब हम कार में ट्रैवल करते हैं तो क्या होता है, अगर पहले तो हम सीधे जा रहे हैं मान लो, ठीक है, इफ वी आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ कार, तो क्या होगा, अगर कुछ देर बाद अगर एक टर्न लेना होता है, अगर हमारी स्पीड तेज है और हम टर्न ले रहे हैं, मान लो हम यहाँ मुड़ रहे हैं, तो क्या होगा, हम जो अंदर बैठे हुए हैं, जो कार के अंदर हैं लोग, वो क्या होता है, वो एक साइड की तरफ बेंड हो जाते हैं, टू वन साइड। क्यों? क्योंकि उनको उसी स्ट्रेट लाइन में चलने की आदत है। उन्हें ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि यहाँ से हम टर्न होने वाले हैं। और जब टर्न होते हैं और जब अनएक्सपेक्टेड टर्न होता है तो बॉडी का स्टेट क्या है, उसी वेलोसिटी और उसी डायरेक्शन में मूव करते रहना। तो जो सडन टर्न है इसको अपोज कैसे करते हैं कि हम एक डायरेक्शन में, एक तरफ, कार में हम सब ने नोटिस किया होगा कि हम एक तरफ जो है फेंका जाते हैं एक तरीके से। तो ये क्यों होता है, ये भी लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से ही है, क्योंकि हमारी टेंडेंसी क्या है, उसी डायरेक्शन में चलते रहना जिसमें हम पहले चल रहे थे। ये जो सडन टर्न है, ये जो चेंज है वो हम रेजिस्ट करना चाहते हैं, हमारी बॉडी रेजिस्ट करना चाहती है। तो ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स है जो हम रोज लाइफ में देखते हैं, और यही रीजन है जो अगर हम एक्सप्लेन करें तो रीजन इसका क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया। वैसे ही अगर हम थोड़े और एग्जाम्पल्स ले, हम सबने कैरम खेला है। कैरम में क्या होता है, अगर मान लो ये हमारा कैरम बोर्ड है और इस कैरम बोर्ड पे हमने बहुत सारी जो हमारी जो कॉइन्स है वो रखे हुए हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, बहुत सारी, ठीक है। और अगर यहाँ पे हमारा जो स्ट्राइकर है वो फेंका यहाँ से, किसी फोर्स हम लोगों ने यहाँ पे इसको फेंका, तो क्या होगा, अगर हमारा हिट स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा, ये बिल्कुल लगेगा और ये जो नीचे वाला कॉइन है इसको हटा देगा। तो क्या होगा, ये नीचे वाला कॉइन हट गया, ये तो आगे की तरफ मूव कर जाएगा क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट फोर्स लगी है, तो ये यहाँ पे कहीं आके रुक जाएगा, ठीक है। ये स्ट्राइकर अगर इस पे पॉइंट करें तो उसके बाद क्या होगा, अब नीचे का तो कॉइन हट गया, तो हम देखेंगे कि अगर ये जो स्ट्राइक है अगर वो उतना सफिशिएंटली स्ट्रांग है तो जो बाकी जो पाइले बिल्कुल सीधे गिरेंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें इसी पोजीशन में रहने की आदत है। अगर नीचे का ये नीचे का कॉइन चला भी गया तो भी ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, बिल्कुल वैसे ही नीचे गिरेंगे, उसी डायरेक्शन में गिरेंगे जैसे में पहले खड़े थे। तो ये एक और एग्जाम्पल है जो हम लोगों ने देखा, जो कि इनर्शिया का एग्जाम्पल है। तो इसमें भी हमने देखा कि जहां हमने जो नीचे वाला कॉइन हटा, ये सारे के सारे जो कॉइन्स थे वो उसी डायरेक्शन में गए जिसमें वो पहले खड़े थे। तो ये हमने कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स डिस्कस किए जहाँ पे हमने देखा न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया, वो कैसे रियल लाइफ में एप्लीकेबल है। तो अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इनर्शिया का मास के साथ क्या रिलेशन है। तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे कैसे हमारी जो सारी एक्टिविटीज़ हैं
वो उनमें कैसे हम इनर्शिया की वजह से रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स अपनी उसी डायरेक्शन को, अपनी उसी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को मेंटेन करना चाहते हैं। तो तब तक के लिए आप पढ़ो, सारे वीडियोस देखो, एंड अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ताकि मैं अगली वीडियोस डालूँ तो वो आप तक पहुँच जाए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।